हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ लेटेस्ट नॉवल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सांसों के इस सफर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं सांसों के इस सफर में। ओल जलोल हुलिये में लड़खती वो अध खुली आंखों के साथ वो हॉल में आई और अम्मा जी के करीब ही ढह गई। गठरी बनी शजर को अम्मा जी ने खासी नागवारी से घूरा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, सफिया जो बच्चों में बड़ी ताई के नाम से जानी जाती थी, बुरबुराते हुए हॉल में दाखिल हुई। देख लीजिए, इस लेकाम बिन माँ बाप की बच्ची कह कह के आप लोगों ने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी हैं कि सुधरने के चांसेस ही खत्म हो गए हैं इसके। सफिया ताई खासे गुस्से में थी और थक कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अम्मा जी ने एक नजर बेसुध पड़ी शजर पर डाली, फिर रसां से गोया हुई। अब क्या कर दिया इसने? आयत का पेपर था, वो इसमें मसरूफ थी। मेरी तबीयत इतनी खराब थी, रात को नींद की गोली लेनी पड़ी। 4 दफा मुहतरमा को जाकर कहा, दूध गर्म है, जरा सा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दे। सुबह जाके देखा तो पूरा 3 किलो दूध गर्मी की वजह से ही दही बना मेरा मुंह चराने को इस ही जगह पर रखा जहां रात को रखा था। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? ये क्या कर दिया? पता भी है कि मेरा इंटरव्यू है आज, और शर्ट का हशर दिखिए जरा। मोहत चीखता हुआ अंदर आया। स्काई ब्लू कलर की नई नकोर कमीज अभी 10 मिनट पहले उसने सफिया ताई को इस्त्री करने के लिए दी थी। उन्होंने आयत को उसे नाश्ता देने को कहा और खुद कमीज इस्त्री करने लगी। मगर ये क्या, वो तो कमीज इस्त्री करके वहीं इस्त्री स्टैंड पर रख के आई थी। मगर ये जो कमीज इस वक्त मोहत के हाथ में थी, उसके पिछले हिस्से का इस्त्री बराबर कपड़ा गायब था। उन आंखियों से कमीज का हशर देखती शजर के अंदर तक जैसे ठंड उतरती चली गई थी। मैं मगर मैंने तो इसको इस्त्री करके रखी थी। बल्कि तुम ऐसा करो, मैं जल्दी से कोई और शर्ट लेकर आती हूँ। सफिया ताई शजर की कोताहियों का सारा किस्सा भूल भाल कर मोहत की कमीज लेने चल दी। ये जो फसादी और शर पसंद लड़की मक्कार बनी बैठी है ना, इसको भी मैं यहाँ देखकर सारी बात समझ गया हूँ। 9 बजे तक मरी रहती है, हमेशा मुर्दों से शर्त लगाए। आज 7 बजे यहाँ इस्तराहत फरमा रही है, तो इसी का कारनामा है सारा। आप मान ले मेरी बात। मोहत की उस पर नजर पड़ी तो उसे देखकर वो बुरी तरह चीखा, मरे मेरे दुश्मन, जेलस और बदतमीज इंसान। जब दुश्मनी करो तो इसको संभालने का हौसला भी होना चाहिए। कम अकल इंसान। अभी परसों मेरी फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी वजह से जो मेरा तमाशा बना, जब केक के डिब्बे में से केक की बजाय 3 मेंढक निकले, तो अब अल्लाह ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। बस कहाँ की नींद, कैसी नींद, वो तो खुल के मैदान में आ गई। देख लिया अम्मा जी, फिर कहती हैं मैं तंग करता हूँ इसको। खुद को पढ़ लिख कर कुछ नहीं देना इसने। मेरा तीसरा इंटरव्यू इसकी वजह से खुड्डे में जाने वाला है। नहीं मानती आप इसकी शैतानियों को। अब तो सबूत मिल गया ना आपको। वो चमक कर अम्मा जी के सामने जली कमीज लहराता हुआ बोला। शजर? अम्मा जी खासी संजीदा थी और अम्मा जी के इसी अंदाज से उसकी जान जाती थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मा जी, यकीन करें। ताई जान ने आवाजें लगा लगा कर सर खा रखा था मेरा कि उठ जाओ उठ जाओ। मैं तो दोबारा सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी। इनसे छुपकर वो तो रास्ते में मुझे शिकार मेरा मतलब है इसकी शर्ट नजर आ गई। बस अम्मा जी की आंखों से हुवीदा नाराजी से वो घर भराई। अभी परसों वाले वाकये का दर्द दिल में आग लगाए हुए था। बस मुझसे इंतकाम में हो गया। इससे कहें ये ऐसी हरकतें करेगा मुझे सताने को, तो इससे डबल बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जानती तो हैं ना कि मैं ना तो किसी की गलती, बात और हरकत बर्दाश्त करती हूँ, ना अपने साथ किसी गलत करने वाले को माफ कर सकती हूँ। जज्बात में
इसने अम्मा जी का बाजू जोर से हिलाया, जिसे उन्होंने नाराजगी से उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। उसने बहुत गलत किया मोहत। इनकी बात पर शजर ने एक कीना तोड़ नजर मोहत के लटके चेहरे पर डाली, मगर अम्मा जी की अगली बात पर उसका अपना मूड दोबारा बिगड़ गया था। मैं शरारत को बुरा नहीं समझती, लेकिन बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, जिसका आगाज तुम्हारी तरफ से हुआ। ये सब इसका रद्द अमल था। या तो एक दूसरे को माफ कर दो, या फिर अपनी एक एक माँ की पॉकेट मनी जमा करके सारे बहन भाइयों को ट्रीट दो। यही सजा है तुम दोनों की। माफ किया, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। अम्मा जी ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई। बस तो फिर ठीक है मोहत, तुम जल्दी करो, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो। ओहो, इस फसादन के चक्कर में इंटरव्यू तो भूल ही गया था। सर पर हाथ रखता वो जल्दी से बाहर भागा। शजर ने शिकायती नजरों से अम्मा जी को देखा। और तुम जल्दी से मुंह हाथ धोकर नाश्ता करो और मेरे पास आओ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज इतना नुकसान हो गया। इसकी सजा ये है कि आज हमीदा के साथ सारे घर के कपड़े तुमने मिलकर धुलवाने हैं, बल्कि खुश्क कपड़ों को सिर्फ तुमने ही तय लगाकर सबके ठिकानों तक भी पहुंचाना है। उफ, मारे गए। वो सदमे के मारे एक बार फिर उनके पास ढह गई थी। क्या बात है शहजादे, कई दिन से देख रहा हूँ बैठे बैठे किसी सोच में गुम हो जाता है, काम करते करते मुस्कुराने लगता है। कुछ तो दाल में काला है, अब हमसे भी छुपाएगा लाले। हसन मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और मेज को चाबी से बजाकर सोच में डूबे अब्दुल हन्नान को मुतवज्जा किया। वो एकदम चौंका और फिर धीमा सा मुस्कुराया। कुछ नहीं है यार, बस नानी याद आ रही हैं कुछ दिनों से। हसन का मुंह हैरत से खुल गया। अल्लाह को मान अब्दुल हन्नान, माना कि तू नानी से बेहद प्यार करता है, मगर बेटा हमने भी दुनिया देखी और परखी हुई है, और ये जो 10-12 बाल इस घने सर में सफेद नजर आ रहे हैं ना, ये खुश्की और सिकरी या गलीज शैम्पू का नतीजा नहीं है यार। धूप वाले सफेद भी नहीं है भाई। उसके मुज़हिका खेज बयान पर वो हंस दिया, फिर कुछ सोच कर बोला, तुमने जान छोड़नी नहीं है, लेकिन बताने को कुछ हो तो बताऊं। इधर नानी मेरी शादी के लिए अतावली हो रही है, और यहाँ एक महजबीन तेरे यार का दिल ले गई है। कुछ अता न पता, बस 1-2 बार की झलक ने ही दिल की हालत बदल दी है। वो धीरे से हंसा। हसन जितना हैरान होता उतना कम था। तुम फर्स्ट साइट एट लव पर यकीन ही नहीं रखता था यार। याद नहीं, अशर सबसे ज्यादा तेरे मजाक का निशाना बनता था यूनी में। इस हवाले से मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चल देख ही लिया था तो कोई अता पता भी पूछ लेता। अल्लाह के बंदे, बस यार इंसान की जुबान से निकले लफ्ज ही बाज दफा उसकी जिंदगी में ऐसे अचानक शामिल हो जाते हैं कि हैरान होने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं जो इन बातों को लघु और खराफात जानता रहा हूँ, खुद अपनी कैफियत पर हैरान हो रहा हूँ। एक बार उसका टकराव फन फेयर में हुआ, मगर उसे अपनी वक्ती पसंदीदगी जाना मैंने। दूसरी बार फिर मार्केट में जो परफ्यूम मुझे चाहिए था, वही उसे थोड़ी सी तकरार के बाद मैंने उसे ले जाने दिया, और अब गुज़श्ता कई रोज से उसे पूरे शहर में तलाश कर रहा हूँ। तो ना इत्तफाकी से टकराने वाली हसीना ऐसी गुम हुई है कि इत्तफाक पैदा करने की कोशिश में भी नहीं मिल पा रही। गहरी सांस लेते हुए उसने 20वीं सदी की मोहब्बत की अनोखी और अजीब दास्तान सुनाई। हैं? ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई यार, अब उसे कहाँ ढूंढेगा तुम? हसन हैरत के शदीद झटके से निकलते हुए होंकपन से बोला, अल्लाह हमसे कोशिश और लगन मांगता है, बाकी नियत का फल और कोशिश का नतीजा तो वही देता है। मुझे अपने जज्बों की शिद्दत पर यकीन है, वो मुझे जरूर मिलेगी। चल फिर, मेरी दुआ है तेरा ये यकीन जरूर कामयाब हो और वो तुझे जरूर मिले। अब इसी खुशी में कौन से होटल में लेकर चल रहा है मुझे? पूरे खलूस से कहता हसन आखिर में शरारती हुआ। कोई बात हो, उसका सहरा तेरे नदीदेपन से न जुड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। चल आज तेरा दिन ही है, जिधर कहता है उधर चलते हैं। अब्दुल हन्नान हंसते हुए उठकर बोला तो हसन भी खुश होता हुआ साथ ही खड़ा हो गया। ओ जीता रह मेरा शेर, गरीबों को पेट भर कर खाना खिलाएगा, दिल की मुरादें पाएगा। हाँ, 2-3 तुझ जैसे मजीद फकीर पैदा हो गए तो चल गई दुनिया। दोनों हंसते हुए बाहर निकल आए थे। कॉलेज में अपने मखसूस गोशे में वो चारों इस वक्त मौजूद थी।
तुम्हारे भी कितने मजे हैं ना फजर, जो दिल करे और जब दिल करे उसी वक्त कर लेती हो। एक हम हैं, सांस भी अम्मा जान से पूछ पूछ कर लेनी पड़ती है। वो मौजूद थी, दादी की सबसे छोटी पोती। ओह, इन बातों के लिए एक उम्र पड़ी है। ये सोचो कि आज मेरी बर्थडे पर आने के लिए क्या प्लान कर रही हो। फजर ने बबल बजाकर गुब्बारा फोड़ते हुए जहां आरा की लड़कियों को असल मसला याद दिलाया, जो इस वक्त का सबसे अहम पहलू था। युशरा भी पहुंच रही है ना आज हॉस्टल से घर। घर में सब एक्साइटेड थे। वो तो मैं तुम लोगों के लिए आ गई। कॉलेज के कुछ ऐसा मिलकर सोच लें कि तुम लोग भी इसमें शामिल हो सको। फजर पुरजोश सी बोली। और ऐसा क्या सोचें या ऐसा क्या कहा जाए कि अम्मा जान से कि फौरन हमें तुम्हारे यहाँ भेजने पर रजामंद हो जाएं, क्योंकि तुम लोगों का घर का नाम सुनते ही उनकी पेशानी पर लातादाद शिकने पड़ जाती हैं। सालगिरह का बता दिया तो सीधा सीधा फिक्र का फतवा लग जाएगा तुम लोगों पर। हम पर तो अपने मुतय्यन करदा उसूलों को लागू करके उन्होंने हमारी सोचों तक को जंग लगा दिया है। वो आमना थी। अनअमता से बड़ी जबीन को फजर के घर जाने के लिए कोई कारगर बहाना तो चाहिए था, मगर वो क्या होना चाहिए ये नहीं जहन में आ रहा था। सखियों, फजर मुनव्वर और अपनी अजीज अज़जान सहेलियों के काम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोग ऐसा करना। फजर कुछ देर सोचते रहने के बाद उनके बिल्कुल करीब आई और सरगोशियों में बताने लगी, मगर फजर क्या गारंटी है इस बात की कि वो मान जाएंगी। वो ऐसा भी पसंद नहीं करती थी कि तुम्हारी बीमारी या तुम्हारे साथ होने वाले हादसे का सुनकर तरफ जाती और हमें तुम्हारे घर भेजने पर राजी भी हो जाएं। वरीशा, जो अब तक चुप बैठी थी, चमक कर बोली। आमना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो और क्या, बल्कि वो तो शुक्र अदा करेंगी। चलो, जान छूटी। आखिर को उनके नजदीक तुम्हारे घर की लड़कियों से दोस्ती ही हमारी सोहबत खराब कर रही है। अच्छा सहेलियों, तुम्हारी फजर की जंबील ऐसे कई बहानों से हमा वक्त भरी रहती है, जो तुम्हारे खरांट दादी को मिनटों में जेर कर डाले। अब चलो, पीरियड का टाइम हो गया है और मिसिस वाजिद तुम लोगों की दादी से कम नहीं, चंगेज खानी है। उसके बाद आकर बाकी प्रोग्राम सेट करते हैं। फजर ने हतमी अंदाज में कहा। बाकी तीनों लड़कियों ने उसकी पैरवी की और चारों अगले पीरियड की घंटी बजने से पहले ही उठ खड़ी हुई थी। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? नक-सक से तैयार मुंतहा ने इन बहनों के मुश्तरका कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। हमें छोड़ो, तुम छील छुबली बनी कहाँ से आ रही हो और कहाँ की तैयारी है अब? आमना ने रश्क से उसे देखते हुए पूछा। खाला के घर से आ रही हूँ और फजर की सालगिरह पर जाने की तैयारी है, बेनियाजी से कहकर वो कोने में लगे छोटे से आईने के सामने जा खड़ी हुई और तनकीदी नजरों से अपना जायजा लेने लगी, ये देखे बगैर कि उसकी इस बेनियाजी पर इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। और अभी अभी अंदर आती आमना ने भी उसे खासी हैरत से देखा था। फिर चल रही हो या मैं फिर चली जाऊं अकेली ही? बालों की लिट को उंगली पर लपेटती वो एक अदा से उनके पास आई। आहा, ताकि वापस घर आने पर एक मुश्तरका तख्तादार हम सब का मुंतजिर हो। आमना ने जल कर कहा। वैसे मुंतहा अच्छी रही सबसे, जितनी चाहे बातें डांट फटकार और मार क्यों ना सह ले, पर करती वही है जो इसका दिल करता है। हालांकि वही रवैया तो हम सब के साथ भी रवा रखा जाता है, तो हम क्यों नहीं बहादुर बनते उसकी तरह। अब दोस्ती भी है और रिश्तेदारी की भी फजर के साथ, मगर पहरेदारी ऐसी है कि हम जैसे खुदा न खास्ता कोई गलत काम या गलत बंदे से मिलने जा रहे हों। मोमना ने हसरत से मुंतहा को देखकर कहा, जिसने ढटाई से मुस्कुराकर ये तारीफ वसूल की। उसी पल सुल्ताना बेगम, जो दादी के बाद उस घर की करता धरता थी, उफ्ता खिजा कमरे में दाखिल हुई। तुम लोगों की दादी की तबीयत खराब हो रही है, आस्ताने की जियारत पर जाना चाह रही हैं। फौरी अजमल को फोन कर दिया है, गाड़ी लेकर आ रहा है वो। तुम्हारे अब्बा और चचा आए तो बता देना और खाना भी दे देना उनको। अजलत में वो उनको हदायत जारी करती पलट रही थी जब बनी संवरी मुंतहा पर उनकी नजर पड़ गई। तुम किस खुशी में इतनी लिपा पोती करके बैठी हो? पता भी है अम्मा जान को इस तरह की हरकतें कतन पसंद नहीं है और ना ही कंवारी बच्चियों पर सजती हैं ऐसी खराफात। उनके लहजे में खातर ख्वार नागवारी धर आई थी।
अरे ताई जान, आपकी अम्मा जहाँ को तो लड़कियों का सांस लेना भी पसंद नहीं, तो हम सांस लेना क्यों छोड़ दें? वैसे आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि मेरी दोस्त की बर्थडे है, आज वहाँ जा रही हूँ। आपकी अम्मा जहाँ को भी बता दिया था सुबह। मुंतहा ने सुल्ताना बेगम को इतनी दीदा दलेरी से कहा कि सारी लड़कियों की आंखें खौफ से फट गई। तुम्हारा तो कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा बीबी, वरना बगावत की जिस राह पर तुम चल रही हो उस पर कल इस घर की दूसरी लड़कियां भी बेहयाई को हम झोली बना लेंगी। ये हमें मंजूर नहीं, और मेहरबानी करके इन पर नजरे करम कम ही किया करो। ऐसा ना हो कि सजावार तुम हो और भुगतना इन सबको पड़े। आ जाए वापस तो अम्मा जहां से बात करती हूँ तुम्हारी भी। दांत पीस कर वो कहती चल दी थी। उफ मेरे अल्लाह, ये बहादुरी वाले सबक बहुत मुश्किल हैं भाई, हम जैसे कमजोर दिल नहीं पढ़ सकते। अभी लगा देती ना अम्मा एक एक तो होश ठिकाने आ जाते। आमना झरझरी लेकर बोली, वैसे लड़कियों मौका अच्छा है। मैं तो कहती हूँ मलकाए आलिया की सवारी बाद बुहारी के चले जाने के बाद चली चलो। ताया चचा लोग तो बहुत देर से आएंगे, तब तक वापस भी आ जाएंगे, और अगर कोई जल्दी आ भी गया तो कोई बहाना कर देना। न न न नहीं, हम नहीं जाते। अम्मा जहाँ जिंदा गाड़ देंगी हमें। आसफा ने फौरन इनकार किया, मगर मोमना बोल उठी, मुंतहा ठीक कह रही है, इन लोगों को निकलने दो, हम सब भी चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसके हतमी अंदाज पर मुंतहा मुस्कुराई और उसे बकायदा थपकी दी। शाबाश, ये हुई ना शेरनी वाली बात। चलो ठीक है, हम भी चलते हैं। गिफ्ट क्या दें? प्रोग्राम के तय होते ही लड़कियों को नई फिक्र लाहक हो गई थी, और वाकई महफिल को इस वक्त 4 चांद लग गए थे जब वो पांचों फजर की सालगिरह के फंक्शन में आई थी। लड़कियां तो खुश हो गई थी। अम्मा भी ने जब गले लगाकर सबको प्यार किया और बहुत शफकत से पेश आई तो उनके दिल में जैसे वो मोहब्बत ठंड बनकर उतर गई थी। मुझे खुशी हुई कि तुम सब आई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग ऐसे आपा जान को बताए बगैर आ गई हो। बच्चों, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनकी बातों और नसीहतों में हजारहा साला तजुर्बात का निचोड़ शामिल होता है। वो जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। हो सकता है अल्फाज कुछ सख्त इस्तेमाल कर जाते हों, माँ बाप रवैये भी बाज दफा नाखुशगवार अपना लेते हों वो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि वो दुनिया में माँ बाप से भरकर आपका भला कोई भी नहीं चाह सकता। मोमना जो इन सब से ज्यादा डरपोक थी, ने जैसे ही बताया कि वो लोग पहले तो दादी जहां से इजाजत लेने का ही सोचते रह गए, और अब जब वो सुल्ताना के साथ आस्ताने की जियारत को गई थी तो वो लोग चोरी छुपे यहाँ आ गई। और अम्मा जी के इस तरह के कहने पर सबसे ज्यादा शर्मिंदा भी मोमना ही हुई थी। अम्मा जी, वाकई आप ठीक कह रही हैं, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जीती रहो, बादब हमेशा बानसीब होता है बेटा। चलो भाई फजर, ये बाकी हल्ला गुल्ला किसी और वक्त के लिए रख छोड़ो, और जल्दी से केक काटो ताकि बच्चे घर के मर्दों और आपा जान के घर पहुंचने से पहले घर जा सके। अम्मा जी ने बातें बिगाड़ती फजर को बुलाकर कहा। काफी देर से आमना को नजर में रखे हुए आयान, जो उसको मुतवज्जा करने की कोशिश में था, बिला आखिर आमना की नजर उस पर पड़ ही गई थी, मगर इशारे को नजरअंदाज करके वो घबरा के इधर उधर देखने लगी और कसदन अपना ध्यान केक काटती फजर की तरफ कर लिया। वो कब इतनी बहादुर थी कि मोहब्बत जैसी मुश्किल राह गुजर का इंतखाब करती, वो जहां मंजिल की प्रोड्डा होते हुए, जहां सांस भी दादी जान की मर्जी से लेने की इजाजत थी। वो तो हर मुश्किल राह, हर अच्छी चीज, हर अच्छे रवैये की तरफ लपक लपक जाता है। इन इशारों कनायों से आपकी बात नहीं बनने वाली माय डियर ब्रदर। ना ही ये हसीन लड़कियां जो जितनी खूबसूरत हैं इतनी ही डरपोक और अकल से पैदल भी आपके फजूल इशारों से पलटने वाली नहीं। मेरे जज्बात तो शामिल हो सकते हैं और हो सकता है बात भी बन जाए। शजर ने अयान को फौरन तार लिया और लवाजमात से भरी अपनी प्लेट उसके करीब ले आई और मजनू बने अयान के कान में घुसी, जो आमना के हर बार के ऐसे रद्द-ए-अमल के बाद दिल मसवस के रह जाता था। जितना वो लड़की उसको पसंद थी उतना ही वो उससे कन्नी कुतरा रही थी। तुम कौन सी लड़की? पता नहीं क्या कह रही हो शजर, वो घर भरा कर बोला तो शजर ने मक्कारी वे अपनी आंखें फटफटाई। ठीक है भाई, ना मानो, मगर याद रखना ये शजर ही आपके काम आने वाली है मुस्तकबिल में। मटक मटक कर चलती वो फजर के ग्रुप के पास चल दी।
जहां मंजिल की लड़कियां अब अम्मा बी से इजाजत ले रही थी घर जाने की। वैसे अम्मा जी, बच्चियों पर इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती कि वो बगावत का रास्ता देख लें। अब यही देख लें कि मुंतहा की बातें और आदात किसी हद तक अजीब सी हो गई हैं। अपने घर वालों के लिए उसका रवैया खासा तज़हीक अमेज होता है। बाकी लड़कियां कितनी डरी सहमी रहती हैं बेचारी। सफिया ताई ने उनके जाने के बाद तबसरा किया, बस बच्चे, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं और हर घर के बड़े अपने मजाज और माहौल के मुताबिक अपने खानदान के लिए कुछ दस्तूर बनाते हैं। आपा जहाँ शुरू से ही संजीदा और लिए दिए रहने वाली शख्सियत थी, फिर यहाँ ब्याही गई तो ये लोग जरा पुराने ख्यालात के थे। उनके माहौल में रच बस कर खुद ही ऐसी हो गई हैं। बहुएं भी अपने मजाज के मुताबिक लाई। एक बेटे ने मर्जी से शादी की तो मजाज में और ही सख्ती आ गई। बस अब क्या कहें, अम्मा जी ने ठंडी सांस भरी। लगता ही नहीं कहीं से आप दोनों सगी बहनें हैं। सफिया ताई ने अपनी हैरत का एक बार फिर बरमला इजहार किया और अपने इन ख्यालात को वो जब जब जहां मंजिल का चक्कर लगता या इधर से कोई यहाँ आता तब जरूर किया करती थी। हमारी अम्मा जी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। द लवीस्ट एंड द स्वीटेस्ट ग्रैंड मदर इन द वर्ल्ड। फजर ने आकर चटापट उनको प्यार किया। अरे भाई, हमें नहीं पसंद ऐसी छछोड़ी हरकतें, उन्होंने फजर को खुद से दूर हटाते हुए कहा। फिर सब पर नजर डालकर बोली, ये युशरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। सफर किया है ना अम्मा जी, तो थक गई थी, सोने गई है। अच्छा ठीक है, आराम कर ले थोड़ी देर, वो सर हिलाते हुए बोली। हाय फजर, इतने सारे गिफ्ट ना जाने मेरी सालगिरह क्यों इतनी देर से आती है और जल्दी वापस चली जाती है। शजर ने आह भर कर कहा। क्या कहने इस नदीदी लड़की के, हालांकि अभी 3 माह पहले ही सालगिरह मनाकर बैठी है मोहतरमा, और पूरे शहर से तो गिफ्ट बटोरे थे इसने। मोहत जल कर बोला, तुम बस जलते रहना, जल कुकरे। रंग भी देखो कैसा स्याह हो गया है। दूसरों की खुशियों से जल जल कर सियाने कह गए हैं कि अच्छी सोच का असर नूर बनकर और बुरी सोच का असर शैतानियत और खुबासत बनकर मुंह पर टपकता है। सोच अच्छी रखा करो, रंगत में अफाका होगा। वो उसके सामने रंग पर चोट करती हुई बोली। अच्छा, मैं भी सोचता था क्या होता जा रहा है इस लड़की को। खाना पीना भी अच्छा है, पहनना ओढ़ना भी, फिर भी हमा वक्त एक खबीस खबीस सा तासुर क्यों रहता है चेहरे पर। तुम दोनों अपनी चूंचें बंद करो, तो मैं कुछ बताना चाह रही थी अम्मा जी को। फजर बेजारी से बोली। अम्मा जी, एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना हम मोमना को इस घर की बहू बना लें। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमने अपने भाइयों की शादियां कहीं तो करनी है ना, तो यहाँ क्यों नहीं। शजर और मोहत के चुप हो जाने के बाद वो पुरजोश सी बोली। एमी ही इस घर के लड़के कोई फारिग लगते हैं तुम्हें, जो जहां मंजिल के नमूनों को अपनी जिंदगी का साथी बनाने का सोचें। तौबा करो भाई, मुझे तो इस लिस्ट से खारिज कर दो, मोहत ने तरफ कर कहा। फजर को बुरा लगा। ऐसे तो मत कहिए भाई, वक्त आने पर आपकी पसंद भी देख लेंगे ना। मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसलिए बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास ही रखो। कभी सही वक्त पर सही मशवरा ना देना, वक्त से बहुत पहले और बहुत बाद ही हाँकना। अयान तो कहकर कमरा ही छोड़ गया। हैं, इनको क्या हुआ, फजर ने हैरत से कहा, तो शजर ने कंधे उचका दिए, जबकि अम्मा जी किसी गहरी सोच में चली गई थी। मैं ये क्या सुन रही हूँ लड़की, कि तुम्हारी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अम्मा जान की इस संजीदगी से सबकी जान जाती थी, सवाए इस लड़की के, जो बेनियाजी से इधर उधर देखती उनकी बात पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। रूटीन का ही है सब कुछ घर में। अब हर वो बात और काम जो मेरे लिए आम सा है, आपके नजदीक किसी जुर्म की अहमियत रखता है, तो इसमें मेरा कसूर कहाँ, बताइए। कौन सी गुस्ताखी सरजद हुई अब की बार। उसके जवाब पर अम्मा जहां के माथे पर बेशुमार बल पड़ गए थे। जुबान चाहे तो इंसान जो तख्त पर बैठा दे, और जुबान के ही करम से इंसान तख्ता दार पर चढ़ जाता है, और बाज दफा तो ये जुबान ऐसे मुंह के बल गिराती है कि इंसान धूल चाटने के काबिल भी नहीं रहता। तुम्हारी जुबानों अंदाज घर की बाकी बच्चियों पर बुरे असरात छोड़ें, ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे। खैर, तुम्हें बुलाया इसलिए था कि तुम्हें मना किया गया था कि नुसरत के घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्यों जाती हो वहां। तुम्हारी माँ की शक्ल आंखों में फिर जाती है हमारी, वरना तुम्हारा वो हशर करें कि याद रखो उम्र भर। वो बोल नहीं गरा रही थी।
आपका ताल्लुक वास्ता नहीं होगा उनसे, मेरा तो है ना अम्मा, खाला लगती है वो मेरी। पिछले दिनों पाँव में चोट लगने के बायस बिस्तर पर थी तो मैं चली जाया करती थी उनके घर। अब जब वो ठीक हुई हैं फिर गई ही नहीं। मैं पता नहीं कौन आपको ये गलत सल्त पट्टियां पढ़ाता है, और देखा जाए तो आपके ऐसा कहने से या मेरे वहां ना जाने से मेरा उनसे रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। हस्बे आदत उसने बहस शुरू कर दी थी। लेकिन किस रिश्ते को कायम रखना है और किस रिश्ते से मुंह मोड़े रखना है, उसका फैसला हम करते हैं इस घर में। इसलिए इस काम को हमारे लिए रख छोड़ो। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं, घर के कामों में तुम्हारी दिलचस्पी सिफर है। अनायत बीबी के जिम्मे लगा दिया है, वो सुबह तुम्हें ले भी जाएगी और छोड़ भी जाएगी। तुम उनसे कपड़े सिलाई करने सीखने जा रही हो कल से। हुनर भी आता आएगा और मसरूफियत भी मिलेगी। तुम बहुत सी फालतू बातों और कामों से बच भी जाओगी। जा सकती हो अब, हमारे वज़ाइफ का वक्त हुआ जाता है। ताहुक्म से कहकर उन्होंने मेज पर रखी जाय नमाज बिछाना शुरू कर दी। मुंतहा पैर पटकती वहां से बाहर निकल गई थी। क्या बात है अम्मी, आपकी भांजी मोहतरमा नजर नहीं आ रही कुछ दिनों से, सब खैर तो है ना? बहुत दिन से दिल में अटकता सवाल वो लबों पर ले ही आया था आज। मना कर दिया होगा बड़ी बीबी ने। उसकी माँ ने बटन टांग कर धागा दांतों से तोड़ा और शर्ट उसके हाथ में पकड़ाई। नहीं, डरती वरती तो खैर वो दुनिया में किसी से भी नहीं। तबीयत ना खराब हो उसकी। उसके तशवीश भरे लहजे को नुसरत ने बगौर देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। देखो अब्दुल मोइस, मुंतहा मेरी बहन की बेटी है और मुझे बहुत अजीज भी है, लेकिन तुमसे भरकर कोई नहीं है। मेरे लिए जो कुछ तुम चाहते हो वो वैसा होना नामुमकिन है। इसलिए अपनी सोच की समत अभी से तब्दील कर लो तो बेहतर रहेगा। क्यों क्यों अम्मी? दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अगर लगन और कोशिश में खलूस और ईमानदारी शामिल हो तो। क्या कमी है मुझ में? वो जो मुझे मुंतहा के लिए कबूल नहीं करेंगे। वो एकदम जज्बाती हुआ। इस इंटरव्यू से तो मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। जॉब मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले कि वो उसका कुछ और सोचें, आप पैगाम लेकर चली जाइए ना। उसने इसरार किया तो वो कुछ देर गौर से उसे देखती रही। फिर उसके खामोश होने पर रसान से बोली, ख्वाब देखना अच्छी बात है। ये इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने में कमक फराहम करते हैं, मगर ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर नामुमकिन हो उनकी आंखों में बसने ही नहीं देना चाहिए, वरना उनको पाने के लिए कभी कभार आंखें भी कुर्बान करना पड़ती हैं। मुंतहा की दादी ने उम्र भर तुम्हारी खाला से बात तक करना गवारा नहीं की। मुहावरतन नहीं, हकीकत में उससे पर्दा कर लिया करती थी। जानते हो क्यों? उनका लहजा थोड़ा सा तेज हुआ। वो संजीदगी से उनको देख रहा था। क्योंकि तुम्हारे नाना और बेचारे अब्बा की रोजी रोटी का सिलसिला गाने बजाने से जुड़ा हुआ था। बहुत उम्दा सतार बजाते थे वो। हमें तो उनके काम पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, मगर मुंतहा के अब्बा की तुम्हारी खाला से पसंद की शादी, फिर स्टार नवाज की बेटी से शादी ने उन्हें तो उनकी अना नजरों में कम ही कसूरवार ठहराया। मायूब तो वो मरहूम ठहराई गई थी। उसे इस घर में रहने की इजाजत भी इस शर्त पर मिली थी कि वो भी अपने वालिद और मुझसे राब्ता नहीं रखेगी। हालांकि अब्बा ने खुद अपने हाथों से ये शादी करवाई थी, भाग कर नहीं गई थी मेरी बहन। मगर उम्र भर उनकी बात मानकर भी वो इस औरत की नजर में वो दर्जा और मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो एक बहू का हक होता है। और तुम मत भूलो कि इस घर में हर फर्द की जिंदगी का हर फैसला अम्मा जहां करती हैं, और जिस औरत को मुंतहा का इस घर में आना तक पसंद नहीं, वो उसे कैसे मेरी बहू बना सकती हैं? हम उम्र भर उसकी शक्ल देखने को तरसते रहे। काश के माँ बाप शादी जैसे अहम फैसले के वक्त ये सोच लिया करें कि दो खानदानों के माहौल के बीच मुवाफकत भी हो मुमकिन है या नहीं। अगर नहीं तो भले लड़का और लड़की कितने ही अच्छे क्यों ना हो, इस रिश्ते को छोड़ देना ही मुनासिब रहता है। क्योंकि जैसा हमारा मुआशरा और इसका सेटअप है, लड़की को शोहर से ज्यादा गुजारा उसके माँ बाप के साथ करना पड़ता है। वो आरजुदा हुई। अब्दुल मोइस सोफे से उठकर उनके कदमों में आन बैठा और उनके घुटनों पर हाथ रखकर एक आस से बोला, आपकी सब बातें 100% ठीक और सार आंखों पर, मगर एक वादा करें कि मेरी जॉब होते ही एक बार तो जरूर जाएंगी वहाँ, मेरी इस ख्वाहिश को अपने दामन में लेकर। हो सकता है गुजरे वक्त ने उनकी सोच में कुछ नरमी पैदा कर दी हो। ठीक है, जॉब तो हो जाने दो, देखेंगे। वैसे मुझे मुंतहा की बातों से लगता नहीं कि अम्मा जहां की सोच बदली होगी। अम्मी मत भूलिए कि कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। नाश्ता दे दें अब या
बातों में पेट भराना चाह रही हैं मेरा, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, जैसे उसे खुद पर यकीन हो कि अम्मा जहां उसे हरगिज इनकार नहीं करेंगी। चलो ठीक है, मैं ये दुआ करूंगी तुम्हारा ये यकीन और कोशिश कामयाब हो। आ जाओ किचन में। अम्मा बेटा बातें करते हुए नाश्ता बनाएंगे भी और करेंगे भी। आखिर कभी कभी हाथ आते हो अम्मा के। घुटनों पर जोर देकर वो उठ गई तो अब्दुल मईस भी उनके पीछे चल दिया था। इस बार ऐसा कोई तवीज दें अम्मा जहां के बेटा ही हो। अब तो उम्मीद ही दम तोड़ चली इस जन्म जली से। अनायत के हाथों की वो गर्म जोशी मफकूद थी। आज जो उसका मखसूस खासा हुआ करती थी। खासी मायूस लग रही थी वो। क्या हो गया है अनैत? तुम्हारी यही है बेयकीनी, तुम्हारे ईमान को कमजोर करके इन तवीज़ों के असर को खत्म कर देती है। रही सही कसर तुम्हारी बहू पूरी कर देती है। कभी पड़ा हुआ पानी पीना भूल जाती है तो कभी बाजू पर तवीज़ बांधना। दुनिया में हर अमल के पूरा होने की शराइत ही खुलूस और ईमानदारी है। जब बहुत साफ और सच्ची नीयत होगी तो मुराद कैसे ना पाओगी अनायत बीबी। तस्वीर रोककर उन्होंने अपने मखसूस बारोब अंदाज में उसे कहा तो अनायत घबरा गई। बेड क्राउन से टेक लगाए वो नीम दराज हालत में एक बार फिर तस्बीह करने लगी थी। जी 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 अम्मा जहां बिल्कुल बजा फरमाया आपने। 8 जमातें क्या पढ़ गई है कमबख्त, मुझे पटियां पढ़ाती है। बहू मेरी के पता नहीं कैसे कैसे तवीज लेकर आती हो। शिर्क कहती है नाउज बिल्ला इस सब को। बेटे से 4 चोट की मार लगवा कर पिलाने वाले तो पिलवा देती हूँ। बाकी जो अमल उसके करने के हैं न जाने करती भी है या नहीं। उसका किया भुगत रहे हैं कमबख्त ना हो तो। बड़ा सख्त अमल किया हुआ है तुम्हारे घर अनायत। तुम्हारी बहू के जहन तक को जका रखा है। मगर तुम मेरी खास मरीद हो तो तुम्हारे लिए तो हम वो खास अमल भी करने को तैयार हैं जिसके करने से मुराद तो मिल जाती है मगर हमें जान के लाले पड़ते हैं। दोनों निढाल रहते हैं हम। मैं कुर्बान आपकी अम्मा जहां, बस एक बार पोता हो जाए तो फिर आपको तकलीफ नहीं दूंगी। उम्र भर दुआएं दूंगी आपको, माला माल कर दूंगी। रुपयों और दौलत का लालच मत दो अनायत। हम तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत का अज़म लेकर दुनिया में आए हैं और अल्लाह की मखलूक मदद करते करते गुजर जाएंगे। धन दौलत सब यही रह जाएगा, बस साथ जाएंगे तो इंसान के अच्छे अमाल। आंखें मूंद कर सर बेड की टेक से लगाते हुए वो बोली तो अनायत अकीदत से दोहरी हो गई। मुंतहा को छोड़ आई थी? जी जी अम्मा जहां, बता दिया था उसको कि बीबी पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी, बस थोड़ा मसरूफ रखना है। 2 घंटे बाद भी बीबी को ले आऊंगी फिर घर जाऊंगी। अनायत के हाथ एक बार फिर तेजी से चल रहे थे। काम कैसा चल रहा है तुम्हारे बेटे का? और छोटा बेटा किसी काम से लगाया नहीं? मालिक आपका भला करे अम्मा जहां, आपका पड़ा हुआ पानी हर हफ्ते दुकान पर जाकर चारों कोनों में छिड़क आती हूँ। हालात में बहुत बेहतरी आई है। पहले तो गाहक भटकते ही ना थे। 2 कान पर छोटे की तालीम खत्म होने में बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसलिए भी नजर का एक तवीज लिख दीजिएगा, गले में पहना दूंगी। शक्लो सूरत में लाखों में एक है, ऊपर से पढ़ता भी लड़कियों के साथ है, फौरन नजर लग जाती है। बड़ा हल्का खून है जी उसका। ठीक है, देखो कोई मरीदन है तो एक एक करके भेजो। तस्वीर घुमाते हुए उन्होंने कहा तो अनायत ताबेदारी से उठ खड़ी हुई थी। अम्मा जी के अब्बा की बरसी थी। हर साल की तरह दुआ और कुरान पानी का एहतमाम तो था ही, पर इस साल की अहम बात ये थी कि अम्मा जहां भी बुलावे को शर्फ़े कबूलियत बख्शते हुए तशरीफ लाई थी। अम्मा जी को तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बहन ने आज अरसे बाद उनकी दहलीज पर कदम रखा था। अगरचे अम्मा जहां जो अपनी मशीरे खास अनायत के साथ तशरीफ लाई थी, तमकनत रोब और कदरे गरूर से बैठी थी। उनके अंदाज में वो गर्मजोशी मफकूद थी जो अम्मा के अंदाज और बातों से झलक रही थी। खानदान में होने वाली तकरीबात में अम्मा जी तो अपनी आल औलाद के साथ बड़ी खुश दिली से शरीक होती थी, जबकि अम्मा जहां ने जब से ये पीरी फकीरी वाला सिलसिला शुरू किया था, बस सुल्ताना को तोहफा या लिफाफा देकर भेज देती, वो भी हजारा हदायत के बाद। और बच्चियों को तो खानदान तो क्या कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। जब ही कॉलेज में अपनी कजन से खानदानी तकरीबात के मजेदार और रंग बिरंगे किस्से सुनती तो दिल मसवस कर रह जाती।
अब अम्मा जी घर के एक एक फर्द को उनके सामने पकड़ पकड़ कर ला रही थी और तारुफ करवा रही थी। अम्मा जहां को उन सब का पूरा तारुफ समझ में आया या नहीं, बहरहाल वो अगले हफ्ते अपने घर अम्मा जी की पूरे खानदान की दावत का न्योता देकर उठ खड़ी हुई थी। जाते वक्त जब उन्होंने घर की सारी लड़कियों को हजार हजार का नोट पकड़ाया तो अम्मा जहां के लिए लड़कियों के दिल से सारे गिले धुल गए थे। साथ ही वो जहां मंजिल की लड़कियों के वो तमाम किस्से भी भूल गई जो घर में उन पर सख्ती और पाबंदी के हवाले से थे। यूं रात को जब लाउंज में हस्बे मामूल टीवी देखते हुए वो सब जमा थे तो जेरे बहस अम्मा जहां ही थी। अम्मा जी कितनी खूबसूरत हैं आप, और छोटी दादी हम में से किसी ने भी ना आपका कोई नक्श चुराया ना रंगो रूप। अपनी अकल की तरह बात भी मोटी ही करना। हमेशा एक बात मेरी पल्लू से बांध लो कि जो लोग शक्ल के जरा माठे होते हैं वो अपने अंदर घुन और अमल ऐसे पैदा करते हैं, फिर उनकी खूबियों में शक्लो सूरत सानवी हो जाती है। अफसोस कि तुम में ना तो अम्मा जी वाली शक्ल आई ना घुन। शजर के रश को हसद से कहने पर मोहत ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, देख लें अब आपके पहले बात कौन शुरू करता है और बदतमीजी किसकी तरफ से हो रही है। वो रोहानसी हुई और मोहत ने मुस्कुराकर टांग पर टांग जमाई। अभी सुबह ही तो उसने उसकी ड्रेसिंग पर तनकीद की थी कि ये कपड़े तुम पर ऐसे लग रहे हैं जैसे खूंटी पर कपड़े टांग दिए गए हों। वो तो इस वक्त जरा जल्दी में था, सो जवाब ना दे सका था। सिर्फ चंद घंटों बाद मौका मिल ही गया था। उसने कोई गलत बात नहीं की और हर वक्त का बचना ठीक नहीं है। शजर, अम्मा जी आप बताइए कि अम्मा जहां के घर क्या लेकर जाना चाहिए। फल और मिठाइयाँ तो होंगी ही, हमारे घर की रवायत है कभी खाली हाथ नहीं गए किसी के घर। ये तो फिर बहुत खास और अपना घर हुआ हमारा। सुल्ताना ने अम्मा जी से मशवरा लिया। अम्मा जी मैं तो कहती हूँ लड़कियों और आंटी जी के लिए सूट ले लें, अम्मा जहां के लिए चादर, और अंकल, मेरा मतलब है अंकल्स और लड़कों के लिए कुर्ते ले लें। फजर की बात में कुछ दम था, सो माँ जी फौरन बोली, ठीक कह रही है फजर, तुम ऐसा करो, सुल्ताना युशरा की पसंद अच्छी है, परसों उसके जाने से पहले कल उसे बाजार ले जाओ और सबके लिए कपड़े ले आओ। देख लेना ये फजर और शजर जाना चाहें तो अपने लिए कुछ ले लेंगी। बस युशरा ही ठीक है अम्मा जी, इन सब का कुछ ले आएंगे। इनका कब दिल भरा है खरीदारी से, फिर बाजार जाकर ज्यादा ही फिसल जाती हैं। सिद्रा के भाई की शादी है ना, अगले हफ्ते एक दो दिन में जा रही है, वो मार्केट तो ले जाएगी। इन लोगों को भी वैसे भी इसकी दिलचस्पी शॉपिंग में अपनी लड़कियों जैसी है, तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। सुल्ताना एक दो बार इन लड़कियों के साथ बाजार गई थी, तब तो तौबा कर आई थी। वो फितरतन रश और भीड़ से घबराने वाली खातून थी, जबकि उनकी दूसरी देवरानी हल्ला गुल्ला पसंद करने वाली, खरीदारी में दिलचस्पी लेने वाली और खूब फिरने की दिलदादा थी। आने वाले दिनों में उनके भाई की शादी मुतवक्का थी। लड़कियां इस हवाले से बहुत पुरजोश थी। अरे अरे रुकिए, एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। उस तक भाग कर आने में अब्दुल हनान की सांस फूल गई थी। युशरा ने हैरत से मुड़कर इस खूबरू नौजवान को देखा जो शायद उसी को बुला रहा था। उसके करीब आने पर उसकी बात की तस्दीक भी हो गई थी। जी फरमाइए। युशरा की आंखों और लहजे में हैरत होविदा थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए वो शहर में मुकीम थी। इंजीनियर बनना उसका ख्वाब था और मुख्तलिफ शहरों की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करने के बाद यहाँ उसका मेरिट बना था। अगरचे अम्मा जी उसके यहाँ आने पर मोतरज थी, क्योंकि उन्होंने तालीम के हसूल के लिए हमेशा अपने घर की बच्चियों की हौसला अफजाई की थी। मगर युशरा खानदान की पहली लड़की थी जो अपना घर छोड़कर हॉस्टल आई थी। अपने लिए दिए अंदाज की बदौलत सिर्फ 3-4 लड़कियों से ही उसकी बातचीत थी। लड़कों से तो वो कोसों मील फासला रखती थी। ऐसे में उस जैसी डिजर्व लड़की को किसी लड़के का पुकारना उसके लिए अचंभे का बायस था। वो नजदीकी मार्केट से थीसिस में मिले प्रोजेक्ट की कुछ मतलूबा चीजें लेने आई थी। रूम क्लासमेट जो के प्रोजेक्ट में भी उसके साथ ही कुछ दूसरी चीजों की खरीदारी के लिए मार्केट के दूसरे हिस्से में मौजूद थी। आप शायद यकीन नहीं करेंगी कि मैं गुज़श्ता 6 माह से आपकी तलाश में हूँ और घर जाकर तो शुक्राने के नवाफिल भी अदा करूंगा। आज आपको दोबारा देख लिया। बेहद खुशी से वो अजलत में बोल रहा था, मगर उसकी इस बात पर युशरा की हैरत उलझन में बदल गई थी। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर, मैं तो आपको जानती तक नहीं
और ना कभी मिली हूँ। आप यकीनन मुझे कोई और समझ रहे हैं, जो कि मैं हरगिज नहीं हूँ। कदरे सख्ती से कहकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और समरीन की तलाश में इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगी। आप वही हैं जिनको मैं तलाश कर रहा हूँ, मगर आपको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज, अगर आप माइंड ना करें तो हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। कम अज कम आज मैं आपको नहीं खोना चाहता। बात किए बगैर उसके लहजे में इसरार था और वो भी तेज तेज कदमों से उसके पीछे चल रहा था। युशरा एकदम रुकी। देखिए मिस्टर, आप शायद अकेली लड़की को देखकर शेर हो रहे हैं और उल्टी सीधी हाँक रहे हैं, जबकि मैंने कह दिया कि मैं आपको नहीं जानती और मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई बात करनी है। तो आप क्यों ख्वामखा अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? हालांकि देखने में तो आप एक माकूल आदमी नजर आ रहे हैं। उसने सामने से आती समरीन का हाथ पकड़ा और चलती बनी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। शादी करना चाहता हूँ आपसे, पागलों की तरह गली गली ढूंढता फिर रहा हूँ आपको, और आप बात ही नहीं मान रही, ना सुन रही हैं। एक तवील सांस युशरा के हलक से निकली, जबकि समरीन हैरत से कभी उसको और कभी सामने खड़े शख्स को देख रही थी। शादी ऐसे होती है, बाजारों में, सड़कों पर खड़े होकर? नागवारी से उसने दांत पर दांत जमा कर कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं मिलकर बैठकर बात करें। आपका नाम पता सब जानना चाह रहा हूँ ताकि रिश्ता भेज सकूं। वो बेताबी से बोला। चलो समरीन। जवाब दिए बगैर उसने समरीन का दोबारा हाथ पकड़ा और एक बार फिर दौड़ लगा दी। अजीब पागल आदमी पीछे पड़ गया है, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अब्दुल हनान उसको जाता देख रहा था। दफ्तन एक ख्याल आने पर वो तेज तेज दौड़ता हुआ माल से बाहर निकल गया था। इस बार वो पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था।